हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आरबीएसई राजस्थान बोर्ड हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो कल मैंने आपको क्या करवाया था, सिंधु सरस्वती सभ्यता के स्थापत्य कला का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो पूरी डिटेल उसकी मैंने आपको कल बताई थी। तो आज अपने नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताएँ। इसमें सिंधु सरस्वती सभ्यता में सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताएँ क्या थी। सिंधु सरस्वती सभ्यता में समाज की इकाई क्या है, परंपरागत परिवार ही है। किसे कहा गया है, परिवार को ही कहा गया है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त पुराविशेषों से वहाँ के समाज में विभिन्न वर्गों के अस्तित्व का क्या है, परिणाम मिलता है। इन्हें 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 पे कौन सा था, कर्मचारी वर्ग। नंबर 2 पर सामान्य वर्ग। नंबर 3 पे श्रमिक वर्ग। नंबर 4 पे क्या है, कृषिक वर्ग। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखो। शासक व कर्मचारी वर्ग गाड़ी में व अन्य वर्ग के लोग नगर भाग में रहते थे। ठीक है, गाड़ी में यह छोटा किला हो गया, छोटे दुर्ग में, और अन्य वर्ग के लोग नगर में रहते थे। सिंधु सरस्वती सभ्यता में नारी माता देवी की अतिसंख्याक बहुत ज़्यादा मूर्तियों की प्राप्ति से पता चलता है कि इस सभ्यता में समाज माता प्रधान था। क्या था, इस समाज में माता प्रधान था। ठीक है, समाज में नारी का महत्व व परिवार के माता सत्तात्मक होने की जानकारी मिलती है। भी माता को ऊंचा दर्जा देने की, नारी को ऊंचा दर्जा देने की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। सिंधु सरस्वती सभ्यता में आखेट, शिकार हो गया, संगीत व वाद्य कला के परिणाम मिले हैं। यहाँ पर प्राप्त एक मुद्रा पर ढोलक का चित्र भी है, जो इस सभ्यता व वासियों की वाद्य कला में रुचि का क्या है, परिणाम है। धार्मिक जीवन, ठीक है, क्या है, धार्मिक जीवन। सिंधु सरस्वती सभ्यता में माता देवी की पूजा, पशुपति की पूजा, वृक्ष पूजा, मूर्ति पूजा, जल अग्नि पूजा का प्रचलन था। किन किन का था, जब माता देवी की पूजा होगी, पशुपति की पूजा होगी, वृक्ष की पूजा होगी, है मूर्ति पूजा होगी, जल व अग्नि पूजा बहुत अधिक प्रचलन था। ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति के गर्भ से एक क्या पौधा निकलता हुआ दिखलाया गया है, जो पृथ्वी माता का रूप है। ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता से अनेक मोहरें प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, अनेक मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिसमें एक मोहर पर पशुपतिनाथ की आकृति है। किसकी है, पशुपतिनाथ की एक आकृति बनी हुई है, तथा अन्य मोहर में योगी मुद्रा में व्यक्ति की यह आकृति त्रिमुखी एवं त्रिशृंगी है। ठीक है, इसे क्या है, ये तो ऋषि का नाम दे दिया, और त्रिमुखी क्या है, 3 मुख वाली। ठीक है, और कालीबंगा वन वाली राखी गढ़ी एवं लोथ्र से खुदाई में अग्निकुंड व अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, जो इस सभ्यता में तप योग व यज्ञों का परिणाम देती है। ठीक है, नेक्स्ट मोहनजोदड़ो से नेक्स्ट कहते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार इस सभ्यता की जल की पवित्रता एवं स्नान अध्याय की परंपरा का प्रतीक है। क्या है, विशाल मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार थे ना, इस सभ्यता के जल की पवित्रता और स्नान ध्यान की परंपरा का प्रतीक है, भी बहुत अधिक ये प्रचलन में था। ठीक है, राजनीतिक जीवन। सिंधु सरस्वती सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, किंतु यदि सिंधु सभ्यता की सांस्कृतिक एकता पर ध्यान दिया जाए तो ऐसी एकता किसी केंद्रीय सत्ता के बिना संभव नहीं हुई होगी। सुव्यवस्थित नगर नियोजन, स्वच्छता, जल संरक्षण, सड़कों का व्यवस्थित क्रम आदि इस बात के प्रतीक हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में एक केंद्रीभूत राजनीतिक व्यवस्था अस्तित्व में थी। ठीक है, और प्रशासनिक दृष्टि से समाज के 4 बड़े केंद्र हैं। 4 बड़े केंद्र कौन कौन से हैं इसमें, प्रशासनिक दृष्टि कौन से 4 केंद्र इसमें, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा व लोथल। देखो नेक्स्ट, सिंधु सरस्वती सभ्यता में अस्त्र शस्त्र अधिक संख्या में मिलना यहाँ के निवासियों की शांति प्रियता को दर्शाता है। भी अस्त्र शस्त्र ज़्यादा संख्या में नहीं मिलने से यहाँ के निवासियों क्या है, शांति का प्रतीक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अन्य सभ्यताओं से संबंध। अब अन्य सभ्यताओं से संबंध कैसे थे, भारतीय सभ्यता के उस समय विदेशी सभ्यताओं के साथ भी व्यापारिक व सांस्कृतिक संबंध थे। कौन से थे, दोनों ही थे, व्यापारिक भी थे और सांस्कृतिक संबंध भी थे। ठीक है, भारत की तरह क्रीट में भी मातृ पूजा का प्रचलन था। ठीक है,
मोहनजोदड़ो में भेड़ की आकृति में दाढ़ी बताई गई है। ठीक है। सुमेर और बेबीलोन में बैल में दाढ़ी बताई गई है। ठीक है। हड़प्पा की तरह ही सुमेरवासी अपने केसों को फीते से बांधते थे। ठीक है। ये मेन लाइनें ही आपको बस एक बार पढ़नी है, आराम से याद हो जाएगी। हड़प्पा की तरह मिस्र के कपड़ों से लद्दू मक्खी की आकार की गुड़िया प्राप्त हुई हैं। ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी सभ्यता व संस्कृति का प्रभाव अति प्राचीन काल में विश्व की अन्य संस्कृतियों पर था। ठीक है। नेक्स्ट है वैदिक काल में महाजनपद काल। ठीक है। वैदिक काल में महाजनपद काल। ठीक है। वेद वैदिक सभ्यता के आधार स्तंभ है। ठीक है। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या बताया गया है? श्रेष्ठ या उत्तम बताया गया है। आर्यों के प्राचीन ग्रंथ में विशुद्ध ज्ञान भरा हुआ है। ठीक है। इनकी भाषा संस्कृत थी। ठीक है। जिसे देववाणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देववाणी कहा जाता है। कताप्य पश्चिमी विद्वानों ने आर्यों को भ्राय आक्रमणकारी बताया है। आर्यों ने भारत भूमि की प्रशंसा की तथा नदियों में को देवी माँ कहा है। क्या कहा? नदियों को देवी माँ कहा था। सिंधु सरस्वती व वैदिक सभ्यता दोनों का भौगोलिक क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश था। क्या था? सप्त सैंधव प्रदेश था। ऋग्वेद की नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। कितनी नदियों है? 21 नदियों का उल्लेख है, जिनमें पूर्व में गंगा व पश्चिम में कुंभा काबुल नदी शामिल है। कौन सी है? पूर्व में तो गंगा होगी और पश्चिम में कुंभा व काबुल नदी शामिल है। ठीक है। अब भाषा एवं साहित्यिक समग्रता, इसमें क्या था? संसार के प्राचीनतम वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के रूप में हुआ है। कौन सी लिपि में हुआ था? ब्राह्मी लिपि में हुआ। लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ था, जिसकी प्रशंसा उसने अपनी पुस्तक में की थी, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में की है। ठीक है। वेदों को अरुपुरुषीय कहा गया है। क्या कहा गया है? अरुपुरुषीय कहा गया है। हमारे ऋषियों ने लंबे समय तक जिस ज्ञान का साक्षात्कार किया उसका वेदों में संकलन किया गया है। इसलिए वेदों को संहिता कहा गया है। क्या कहा गया है? वेदों को संहिता कहा गया है। प्रारंभ में वेदों को लिपिबद्ध नहीं किया गया, केवल मौखिक रूप में ही सुनाकर इनका ज्ञान दिया जाता था। भी इनका प्रारंभ में क्या था? लिपिबद्ध नहीं किया गया था, केवल मौखिक रूप में सुनाकर इनका ज्ञान दिया जाता था। ठीक है। इन्हें श्रुति भी कहा गया है। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे? इतराई ऋग्वेद में थे। कौशिकी क्या था? तैत्तिरीय व शतपथ यजुर्वेद। ठीक है। पंचविंश कौन सा? सामवेद। गोपाथ कथा अर्थवेद में था। वेद 4 हैं। ठीक है। वेद आपको पता है, वेद 4 थे। प्रत्येक वेद की सहायता से संबंधित ब्राह्मण, अरण्यक व उपनिषेध है। ठीक है। वेद 4 कौन कौन से थे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व अर्थवेद। 4 आपको मैंने पहले ही बताए हुए हैं ऊपर। ऋग्वेद में क्या? आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ठीक है। ऋग्वेद में 10 अध्याय और 1028 क्या है? सूक्त है। इसमें छंदों में रचित देवताओं की स्तुतियाँ हैं। प्रत्येक सूक्त में देवता व ऋषि का उल्लेख है। कुछ सूक्तों में युद्धों का आचार विचारों का वर्णन है। ठीक है। अब नेक्स्ट है सामवेद। नेक्स्ट कौन सा है? सामवेद। सामवेद में काव्यात्मक रचनाओं का संकलन है। इसके 1801 मंत्रों में से केवल 75 मंत्र नए हैं। कितने? 1801 में से कितने नहीं हैं? 75 मंत्र नए हैं। शेष ऋग्वेद के हैं। ये मंत्र यज्ञ के समय देवताओं की स्तुति में गाए जाते हैं। ठीक है। फिर नंबर 3 पर क्या था? यजुर्वेद। यज्ञों, कर्मकांडों व अनुष्ठान पंक्तियों का संग्रह यजुर्वेद में है। इसमें कितने? 40 अध्याय दिए गए हैं। एवं यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल व कृष्ण पक्ष। ठीक है। 2 भाग बताए गए हैं। नंबर 4 पे क्या आता है? अर्थवेद। अंतिम वेद कौन से थे? अर्थवेद हैं। इसमें 20 मंडल, 731 सूक्त और 6000 कितने हैं? मंत्र हैं।
अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अथर्वा ऋषि द्वारा की गई थी। ठीक है, अथर्ववेद का अंतिम अध्याय कौन सा था? ईशोपनिषद है, जिसका विषय आध्यात्मिक चिंतन है। क्या है इसका? जिसका विषय आध्यात्मिक चिंतन है। ठीक है, तो आप इतना ये पूरे कर लेना। आज सिंधु सभ्यता की विशेषताएं जो मैंने आपको स्थापित कला बताई थी, उसकी नेक्स्ट पहले जानकारी बताई हुई है आपको, ये सारा आज कंप्लीट कर लेना। तो नेक्स्ट अपने कल पुराणों से क्या जानकारी मिलती है इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो नोट्स अच्छे से बना लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।